हाँ जी, ब्रेक खत्म। ठीक है सर, अभी तक क्या हुआ सर? अभी तक हमने मार्जिन किया और मार्जिन के क्वेश्चन ऐसे जनरली आते नहीं हैं, पर पता नहीं अभी पिछले 2 अटेम्प्ट्स में रेगुलर क्वेश्चन आए हैं, वो आपके सामने वो मैंने करवा चुका है। लेकिन अब जो है कितने पार्ट बाकी है? टोटल मिलाकर 3। मार्जिन हो गया, एक वैल्यू बचा है, कौन सा? फ्यूचर का, वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर। उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद बचा बीटा मैनेजमेंट। वो दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कमोडिटी फ्यूचर कभी आता है, आता ही नहीं है ना के बराबर, लेकिन वो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर। लिखना नहीं है, लिखा हुआ है आपकी बुक, बस समझना और बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई। अच्छा सर, जी हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह का लेंगे। अभी सुनो मेरी बात ठीक से। जब क्या हमने ऑप्शन में भी वैल्यूएशन किया था? यस, हम निकालते थे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बड़ी सारी मेथड थी उसमें, पुट कॉल पैरिटी मेथड और क्या था यार, डेल्टा हेजिंग और बाइनोमियल, बीएसएम, बहुत कुछ था। सर इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक ही है जिसका नाम है कॉस्ट टू कैरी मॉडल। कॉस्ट टू कैरी मॉडल, या फिर मालूम है इसको और एक नाम से बोलते हैं। हम निकाल क्या रहे हैं? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्यूचर का प्राइस। फ्यूचर का प्राइस मतलब थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। सर समझाइए, समझा रहा हूं। ठीक है सर, स्टॉक एक्सचेंज, राम स्टॉक एक्सचेंज। शेयर किसका? रिलायंस का। अभी प्राइस कितना है? 500। अभी प्राइस है 500। ठीक है। अब राम को ये लग रहा है कि यार इसका प्राइस 1 साल बाद में, 1 साल के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि 1 साल के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर ठीक है 1 साल फर्क क्या पड़ता है? बुक में हम 3 माह 2 माह की बात नहीं करेंगे, मैं 1 साल, ताकि आपको इजीली बात समझ में। तो राम को ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस 500 रुपए से ज्यादा होगा, 500 रुपए से बढ़ेगा 100%। तो क्यों ना स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए और बैटिंग कर ले। किस कौन सी बैटिंग? अपसाइड की प्राइस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, या फिर लॉन्ग पोजीशन, आप जो बोलना है बोल लो। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता, मैं बुक के लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करूंगा अभी, कि राम कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं किस चीज का? खरीदने का। क्या खरीदना है? शेयर। कौन सी कंपनी का? रिलायंस का। ये बात फाइनल हो गई कि स्टॉक एक्सचेंज हम रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं। ठीक है। कब खरीदना चाहते? बोले 1 साल बाद खरीदना चाहते हैं। तो बताओ 1 साल बाद कितने में दोगे? और स्टॉक एक्सचेंज ने कहा ठीक है, 1 साल बाद आप ले जा लीजिएगा ₹527 का। खुश? आज अगर मैं शेयर खरीद के होल्ड करता हूं तो, आज शेयर खरीद के होल्ड करता हूं तो सर आज मुझे 500 का पड़ेगा और मैं बाद में बेच दूंगा। जबकि मैं आज होल्ड नहीं करता हूं, आज मैं खरीदता ही नहीं हूं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं स्टॉक एक्सचेंज से, तो वही शेयर मुझे 1 साल बाद 527 का पड़ेगा। सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे शेयर खरीदने का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
कितने में मिल रहा है? 527 में। बोलो करे कि नहीं करे? सर क्यों करे? आज तो 500 रुपए का मिल रहा है ना, तो खरीद लो आज शेयर, ठीक है। लेकिन दिक्कत है ना, अगर आज खरीदूंगा तो इंटरेस्ट भी तो लग जाएगा। हाँ सर, बैंक में जो पैसा मेरा जमा होगा या बैंक से मुझे उधार लेना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए। इट मीन्स ये लो बैंक, ये है बैंक, और बैंक कहते साहब हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, 10% इंटरेस्ट। चलो और कम कर देता हूं, 5% पर एनम। साल भर का बैंक 5% इंटरेस्ट लेगा। सवाल बस इतना है कि शेयर आज खरीदा जाए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब मैं सोच रहा हूं, सोचने में क्या दिक्कत है? अगर मैं आज शेयर खरीद लेता हूं तो क्या मैं बैंक से पैसे निकाल लूंगा? यस। अगर मैं बैंक से पैसे उठाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही शेयर जो मैं आज खरीदूंगा, एक्चुअल में उसका जो प्राइस है मुझे 500 नहीं पड़ा, मुझे कितना पड़ा? 525। 500 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना? 500 का 5% कितना? तो टोटल मिलाकर मुझे कितने का पड़ रहा है? 525 का शेयर। जबकि 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 मैं आज शेयर नहीं खरीदता हूं, कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो एक साल बाद मुझे जो भी शेयर खरीदूंगा 527 का पड़ेगा। बताओ कॉन्ट्रैक्ट करे कि हम आज शेयर खरीदें? सर कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा नहीं है, 527 रुपए का पड़ रहा है। आज ही शेयर खरीद लो तो भी इंटरेस्ट भी, अगर आप बैंक से पैसे उधार भी लेते हो ना तो भी आपको 525 रुपए ही पड़ रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? आज ही आप आज शेयर खरीदिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए। मालूम है इसका नाम क्या है? सर क्या नाम है इसका? ये 525 का नाम है कुछ, और इसको नाम दे रहे हैं हम थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। इससे हमको कंपैरिजन करना। सर थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, हाँ और कुछ नहीं है। इससे हमें कंपेयर करना है इसका कि हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए कि फिर आज ही शेयर खरीद लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और सुनो, और बढ़ा रहा हूं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, चेंज कर रहा हूं ध्यान से, सर 5% नहीं होता, 10% होता तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता जरा सोचते हैं बेटे, सोचते हैं। तो फिर सर ये 50 रुपए हो जाता, तो हमको 550 रुपए का पड़ता। अगर 550 रुपए का पड़ता तो सर हम क्या करते? सर कॉन्ट्रैक्ट कर लो भाई, ज्यादा अच्छा है, आज शेयर मत खरीदिए। अगर आज शेयर खरीदोगे तो 500 प्लस 10% 550 रुपए खर्च होगा। उसके अपेक्षा क्यों इतना खर्च कर रहे हो यार? एक साल बाद 527 का शेयर खरीद लो। सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि चाहे आप आज खरीदो चाहे एक साल बाद खरीदो, उससे एक साल बाद जब बेचोगे ना तो भाई उतने का ही प्रॉफिट, उतने का लॉस होगा। बस मुझे वो समझाना है ठीक से। ठीक है सर, ठीक है सर। वो लोग क्या करे? सर एक काम करो ना, आप एक काम कीजिए सर, आज शेयर खरीदने का फायदा नहीं है, एक साल बाद शेयर खरीद लीजिए। ध्यान से, अब आखिरी बात, अगर मैं आज शेयर खरीदता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साल के एंड में मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। सुनो ध्यान से, एक्सपेक्टेड है। अगर मैं आज शेयर खरीदता हूं तो मेरा अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, और मुझे डिविडेंड मिलेगा 30 रुपए डिविडेंड भी मिल जाएगा। जबकि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो मुझे आज शेयर खरीदना ही नहीं है, सीधा वहां पहुंचना है ऑन मैच्योरिटी एक साल बाद, और शेयर इधर का लेकर इधर ट्रांसफर करना। सीधी सी बात है। आज शेयर खरीदने से नो डाउट मुझे इंटरेस्ट लगेगा, पर डिविडेंड भी तो मिलेगा। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो अब मैं देखता हूं कितने रुपए लग रहा है।
500 ये, 50 रुपए किस चीज का, इंटरेस्ट का, पर 30 रुपए डिविडेंड का, तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है सर 520। इफेक्टिव कॉस्ट शेयर खरीदने का 520 पड़ रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितने का, 527 का। मत करो कॉन्ट्रैक्ट, कोई फायदा नहीं है। क्यों सर, एक्सपेक्टेड है ना बेटे, मैं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड मिलेगा, पक्का पक्का 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा। तो अब जरा सोचो, आज शेयर खरीदता हूं तो 500 लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पर डिविडेंड बचेगा ना भाई, तो आज शेयर खरीद लो। आज शेयर खरीदने से मेरा जो इफेक्टिव कॉस्ट कितने का पड़ रहा है, 520 का, और ये कितने का हो रहा है सर, ये हो रहा है 527 का। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज से बोला, स्टॉक एक्सचेंज मैं नहीं खरीदता शेयर भाई 527 में, तो स्टॉक एक्सचेंज पूछ रहा आप बताओ ना कितने का। तो मैं अब स्टॉक एक्सचेंज को कहानी सुना रहा हूं, सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी। मैं स्टोरी सुना रहा हूं, देखो स्टॉक एक्सचेंज, मुझे शेयर का प्राइस आज का ऐसे भी देना है वैसे भी देना है, ठीक है, बोले ठीक है। बोले अब स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है सुनो 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 राम, अगर शेयर खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, मेरी वजह से तो इंटरेस्ट बच रहा है। मैंने कहा हाँ ना, ठीक है ना, चलो उसका भी पैसा ले लो आप मेरा इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं, इंटरेस्ट सेव्ड। बोले ठीक, लेकिन अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं स्टॉक एक्सचेंज, तो एक चीज मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या चीज, डिविडेंड फॉरगॉन, डिविडेंड फॉरगॉन, ठीक है। इट मींस सर मैं कितना दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम दे सकता हूं स्पॉट प्राइस, जो इंटरेस्ट आप बचा रहे हो वो भी देने को मैं तैयार हूं, पर डिविडेंड जो मैं जा रहा वो तो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से डिविडेंड सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सर मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम दे सकता हूं 520 रुपए, और आप कितना बोल रहे हैं 527। कोई मतलब नहीं है, ये मेरे लिए महंगा है, ओवर प्राइस्ड। अगर ये महंगा है तो क्या मुझे फ्यूचर बाय करना चाहिए, जरूरत ही नहीं, मत करो फ्यूचर बाय, आज ही शेयर खरीदो। हाँ, अगर ये प्राइस ऐसा होता 517 होता, 517, तो फिर मैं बोलता फ्यूचर इज अंडर प्राइस, बाय फ्यूचर। और अगर ये ज्यादा है तो फ्यूचर ओवर प्राइस है, इससे कंपैरिजन करूंगा ना मैं इससे। सर इसका नाम क्या है, इसी का नाम है थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, बस। सर कॉस्ट टू कैरी मॉडल क्यों बोलते, हालांकि इसका बहुत सारा नाम है, कैश टू कैरी मॉडल भी बोलते, कुछ लोग कॉस्ट टू कैरी मॉडल भी बोलते। एक्चुअली जो देखो, पहली बात, आप शेयर खरीद रहे हो, यस, हाँ बोलो हाँ, और इसको आपको कैरी करना पड़ेगा, हाँ, तो इसको कैरी करने का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट सर 520 है, हाँ वही तो हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट टू कैरी मॉडल, इसी का नाम है कॉस्ट टू कैरी मॉडल। शेयर खरीद के जो आप रखोगे और उसको जो कैरी करोगे, उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है 520, इसी को आप क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। और सुनो, फ्यूचर में ना ऐसा 10 टाइप का मॉडल नहीं है, बस एक ही मॉडल है, कॉस्ट टू कैरी मॉडल, बस वही करना आपको, खत्म बात, ठीक है। तो पूरी पिक्चर का सारांश क्या निकला अभी तक, सर पूरी पिक्चर का सार ये निकला कि हमें निकालना पड़ेगा एक फ्यूचर प्राइस, थ्योरेटिकल, और ये कौन सा, एक्चुअल। और इसको एक्चुअल नाम दे रहा हूं मैं, एक्चुअल, जो स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है। और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं, वो कौन सी मॉडल से निकाला जा रहा है, कॉस्ट टू कैरी मॉडल। और उसको निकालने का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब आज का प्राइस, आप उसको करंट मार्केट प्राइस भी बोल सकते। स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेव्ड। इंटरेस्ट सेव्ड क्यों बता दिया मैंने आपको, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूं तो मुझे शेयर के लिए ये जो पैसे है ये नहीं उठाना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए इंटरेस्ट सेव। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाने की वजह से डिविडेंड का सैक्रिफाइस, तो डिविडेंड फॉरगॉन। और फिर इसका जो निकालोगे, इसका क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, और इसको कंपैरिजन करोगे किससे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने में, फ्यूचर बाय करने में, क्योंकि फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। अगर ये एक्चुअल वाला कम है तो फ्यूचर इज अंडर प्राइस, हमें फ्यूचर खरीद लेना चाहिए। ओके ठीक है सर, इस पे प्रैक्टिस होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, चिंता ना करो, बहुत प्रैक्टिस होने वाली।
पर पहले जो बोला मैंने उसको एक बार समझ ले, लिख ले। लिखना तो है ही नहीं आपको, एक बार समझ लेते। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, कॉस्ट टू कैरी मॉडल, बहुत नाम है इसके, ठीक है सर। क्या लिखा है जरा पढ़ते। एज पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस, याद रखना थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस भी बोलते हैं इसको, या फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर भी बोलते हैं। फेयर वैल्यू मतलब जो आप निकाल रहे हो वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज अंडर। कैसे निकालोगे? स्पॉट प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट सेव्ड माइनस डिविडेंड फॉरगॉन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को बॉक्स में करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट है कि सर निकालिए, उसके बाद हम डिसाइड कैसे करेंगे। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है किससे, जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं उससे, तो हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है तो फ्यूचर इज अंडर प्राइस्ड। ठीक है जी, यहां तक यस। क्योंकि आपके जो स्टडी मटेरियल में है उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? धीरे 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 करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं करवा सकता। मैं जानता हूं मैं एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूं, पर मुझे स्पीड से नहीं करवा सकता। आपको ध्यान से यहां देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, सपोज वही वाला एग्जाम्पल, स्पॉट प्राइस है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पीरियड है 1 ईयर और एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 40 रुपए। तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल से स्पॉट प्राइस इंटरेस्ट सेव्ड माइनस डिविडेंड फॉर 500, 50 माइनस 40, 510। एक बात और समझ लो, ये 550 हम सीधा भी तो निकाल सकते हैं सर। कैसे? एस 500 और जो 10% निकाला वो किसका निकाला? 500 का ही निकाला है। तो क्यों ना हम इसको 1.10 कर दे और माइनस डिविडेंड 40 कर दे, तो भी क्या आंसर 510 ही आएगा? हाँ ना भाई? बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम ऐसे अलग अलग क्यों करें? हमको मालूम है ये जो 50 रुपए जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो स्पॉट का ही तो 10% निकल रहा है, तो सीधा इसी का फ्यूचर वैल्यू कर देते ना। 500 कब का है? आज का प्राइस, और उसमें 10% ऐड कर देते। और 40 रुपए आज का है कि 1 साल बाद का? 1 साल बाद का। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो 40 रुपए है ये एट द एंड ऑफ ईयर है, एट द एंड ऑफ ईयर। नहीं लिखा होगा तो लिख लेना। तो 40 रुपए 1 साल बाद का, तो वो मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं फ्यूचर प्राइस ही तो निकाल रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बोलते हो आप इसी को, फ्यूचर प्राइस कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। ठीक है सर। तो ये निकला, क्या निकला? 510 सर। 510 निकला थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ चेंज कर लेना, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, 550 करवा देता हूँ, मिसप्रिंट हुआ होगा। अगर एक्चुअल प्राइस 550 है, मान लो 550, तो क्या फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड? यस, एक्चुअल प्राइस इज मोर देन थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, हेंस फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। अगर एक्चुअल फ्यूचर 505 है, इससे कंपैरिजन को 510 से 505 है, अंडर प्राइस। सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज लेस देन थ्योरेटिकल फ्यूचर, हेंस फ्यूचर इज अंडर प्राइस्ड। ठीक, अंडर प्राइस्ड। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स की। ठीक, अभी तक सारी कहानी बस हमने थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना सीखा। एफ इज इक्वल टू एस स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेव्ड माइनस डिविडेंड फॉरगॉन। अल्टरनेटिव एस 1 प्लस आर माइनस डी, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, एस 1 प्लस आर माइनस डी। ठीक है, तो चले अब चलो जी, तो कुछ बातें कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के थ्रू एक एक एग्जाम्पल धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी मत करना, दिक्कत होगी, धीरे धीरे काम करें। चलो दिख रहा है आपको? हाँ सर। स्पॉट प्राइस कितना है? 500। फेस वैल्यू कितना है? 100। फेस वैल्यू 100। पीरियड कितना है? 6 मंथ। डिविडेंड रेट लिखा है, दो चीजें, एक है डिविडेंड रेट
और एक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड रेट में डिविडेंड जो कैलकुलेट किया जाता है वो फेस वैल्यू पर किया जाता है, पर अगर डिविडेंड यील्ड शब्द होगा वो जो कैलकुलेट किया जाएगा वो मार्केट प्राइस पे किया जाएगा, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस बोल सकता हूं या फिर किस पे किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे। इतना आपको ध्यान में रखना है, याद रखना। ये इसमें इस चक्कर में फंस जाते हैं लोग, डिविडेंड रेट दिया है तो क्या करना है, डिविडेंड यील्ड दिया तो क्या। तो डिविडेंड रेट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और आपको निकालना थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। निकाल सकते हैं क्या? यस सर। एग्जांपल है तो सीधा सीधा करूं। F इज इक्वल टू S 1 प्लस R माइनस। स्पॉट प्राइस कितना है सर? 500। पीरियड कितना है? याद रखना पीरियड 6 मंथ है, पीरियड है 6 मंथ। तो सर 10% है, कुछ नहीं लिखा, कंपाउंडिंग एनुअली या कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, तो सिंपल। 10% है 1 साल का, तो 6 महीने का कितना? 5%। तो सर 1.05 माइनस डिविडेंड। 20% डिविडेंड है, तो ये डिविडेंड किसका निकाला जाए, 500 का कि 100 रुपए का? चेक करो क्या डिविडेंड रेट दिया हुआ है। यस, जब भी डिविडेंड रेट दिया तो हमेशा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 100, तो डी इज इक्वल टू, यहां लिख दूं साइड में, डी इज इक्वल टू ₹100 इंटू 20%, तो कितना आ गया? 20 रुपीज। सर ये भी 6 महीने का निकालेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। डिविडेंड कैसे 6 महीने? कंपनी जो देती है डिविडेंड वो ऐसा थोड़ी ना बोलती है कि आपके पास 6 महीने के लिए शेयर थे तो चलो 6 महीने का डिविडेंड ले लो। नहीं, आपके पास अगर 1 दिन का भी शेयर है, जिस दिन डिविडेंड दिया जाने वाला उस दिन आपको पूरे साल भर का नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर सर डिविडेंड रेट की जगह डिविडेंड यील्ड होता तो फिर हाँ, वो पीरियोडिकल हो सकता है, वो 2 महीने का, 3 महीने का यील्ड दिया, वो मार्केट प्राइस पे कितना। यील्ड कभी भी पर एनम बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है जी। तो यहां कितना माइनस हो जाएगा सर? 20 माइनस हो जाएगा। निकाल लेते हैं प्राइस। 500 इंटू 1.05 माइनस 20, ₹505। ठीक, ठीक है जी। चले आगे। सर ये एग्जाम्पल कॉपी में करना है कि बुक में? बुक में भी कर सकते हो, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ एग्जाम्पल नंबर 18, ध्यान से पढ़ते इसको। स्पॉट प्राइस दिया है 6 मंथ, और यहां देखना डिविडेंड यील्ड दे रखा है, डिविडेंड यील्ड। आप कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझना मैं कैसे करवाने जा रहा हूं। F इज इक्वल टू S 1 प्लस R माइनस D। ठीक है, ठीक है सर। स्पॉट प्राइस कितना? 500। कितना है? 6 महीने, रेट है 5, तो 1.05। सर डिविडेंड यील्ड का क्या करना है? डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू, अब बताओ डिविडेंड यील्ड दिया है 5%, तो 500 का निकलेगा कि 100 का निकलेगा? सर 500 का। यील्ड दिया तो मार्केट प्राइस का, अगर रेट दिया होता तो फेस वैल्यू का। तो सर 500 इंटू 5%, पर एनम भी शब्द साथ में दे रखा है, तो सर फिर 6 महीने का, और डिविडेंड यील्ड दिया तो आपको पीरियोडिकल करना ही पड़ेगा, इंटू 6 बाय 500 इंटू 5% इंटू 6 बाय 12, तो ये आ गया 12.5।
तो सर ये आ गया 512.50। ठीक है, अभी सुनो सुनो सुनो, आगे मत बढ़ना। अल्टरनेटिव, अब ध्यान से समझना बेटे मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। हालांकि ऐसे भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब यहां समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है क्योंकि ये जो 10% है ये भी 500 का ही निकालना है, और ये जो 5% है ये भी 500 का ही निकलना है। दोनों 500 का ही निकलना है। एक में आपको 10% प्लस करना है, एक में माइनस करना। देखो ना, एक फॉर्मूला देखो, अच्छे से देखो उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा F इज इक्वल टू S, ठीक है, 1 प्लस R माइनस Y, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम्स। सर ये कैसा वाला फॉर्मूला, अजीब सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है बेटे? लग रहा है ना। अब ज्यादा ये ब्रैकेट खोलने और बंद करने में मत जाना कि सर आपने ये गलती की। आप कॉन्सेप्ट समझना क्या है। R कितना है सर? 500, ठीक है, 1 प्लस R कितना है? R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10 को मैं क्या 0.10 लिख सकता हूं, ठीक है, 10%। और ये क्या है? डिविडेंड 5%, ये माइनस करना है तो माइनस 0.05 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। टाइम कितना है? 6 महीने, इंटू 6/12 कर सकते हैं क्या? यस। और ये ब्रैकेट मैंने बंद किया, तो 500 इंटू 5, 10 में से 5 गया 5, तो 0.05 इंटू 6/12, 0.025 प्लस 1, तो सर ये 1.025 आ गया सीधा। यस सर, इंटू 500, तो कितना आ गया? ₹512.50। ये तब कर सकते हैं जब डिविडेंड यील्ड दिया है। अगर डिविडेंड रेट दिया तो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्या बात समझ में आ गई? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी। सर ऐसे करना जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे करना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे किया करूंगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्यों किया करके। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आर भी आप स्पॉट का ही निकाल रहे हो, यील्ड भी आप स्पॉट का ही निकाल रहे हो, तो सीधा सीधा आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? सीधा करो ना यार, ज्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे। चलो चलते हैं, इसे नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19, स्पॉट प्राइस है 500, ठीक है, पीरियड कितना है? 6 मंथ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड यील्ड दिया है, इंपॉर्टेंट है कंपाउंडेड एनुअली शब्द हुआ है। कंपाउंडेड एनुअली शब्द आएगा तो पावर वाला फ्लेवर आपके पास होना चाहिए। पावर मतलब सर, मतलब सीधी सी बात है, मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? H, ठीक है। अब यहां दिक्कत है, 1.1 फॉर्मूला कैसे लगाओगे सर? यहां तो 1 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते। 1.12 या फिर सीधा करते ना 1 प्लस करते ना, 1 प्लस, ठीक है यहां तक। और यहां ब्रैकेट लगा के लिखेंगे
आर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, आर माइनस वाई, और यहां जो लिख रहे थे ना आप, कहाँ गए, यहाँ 6/12 ऐसे था, इसकी जगह आ जाएगा पावर। पावर कितना जाएगा, 6/12, पावर में जाएगा 6/12, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखते हैं एफ इज इक्वल, मतलब यहाँ टाइम हो गया, टाइम पावर में टाइम आ जाएगा, ठीक है। एस का मतलब 500, 1 प्लस आर कितना है 12%, और डिविडेंड यील्ड कितना है 4%। सर 6/12 यहां नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये गलत है क्या, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा ये यहाँ होना चाहिए ना यार, ये तो गलत हो गया, ये होना चाहिए था पावर में 6/12, बाहर होना चाहिए था, ठीक, डिडंट मैटर। तो यहाँ पावर में हो जाएगा 6/12, ठीक है। F इज इक्वल टू 500, 12 में से 4 गया तो बचा कितना, 8। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, 1.08 लगाएंगे, 1.08, लेकिन पावर में क्या कर देंगे, 6/12 कर देंगे, बस इतना। अगर ऐसा नहीं होता, अल्टीमेटली मैं ये दोनों माइनस ही कर रहा हूं, पहले भी ये दोनों माइनस ही कर रहा था, 10 में से 5 गया 5, और 6 महीने का 2.5, पहले भी वही कर रहा था, 6 महीने का 2.5% आ गया था, यहां भी वही कर रहा हूं। 12 में से 4 गए 8 दिख रहा है, और 6 महीने का 8 का आधा 4, वैसे हो जाता, लेकिन शब्द दिया है कंपाउंडेड एनुअली, इसलिए मुझे इंटू 6/12 ना करके पावर में 6/12 करना पड़ा, ठीक है। 500 इंटू 1.08 कितने बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर रूट कर दो, तो सर ये आ गया 1.0392, तो 1.0392 इंटू 500, तो सर ये आ गया ₹519.60। तो पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में अंतर क्या था, बस एक ही अंतर था, कौन सा वाला क्या अंतर आया था, सिर्फ एक ही, यहाँ कंपाउंडेड एनुअली शब्द दिया था, अगर ये शब्द नहीं दिया होता तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 20। सर ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आपका है क्या, ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये एग्जाम्पल है स्टडी मटेरियल, ठीक। यहां भी देखो वैल्यू ऑफ इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, इंडेक्स हो, वैसे इंडेक्स में जनरली कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का ही यूज होता है 90% क्वेश्चन में। 10% क्यों बोला, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है। कभी भी इंडेक्स हो, इंडेक्स तो आपको कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग यूज करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मत चलना, जो बोल रहा है वो करेगी, ठीक है। तो यहाँ जैसे अब करंट वैल्यू, जैसे शेयर का करंट प्राइस दिया रहता ना स्पॉट प्राइस, वैसे इंडेक्स का दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1400 रुपए। डिविडेंड यील्ड दिया 6% पर एनम ही मान के डिविडेंड यील्ड दिया, तो पीरियोडिकल ही करना पड़ेगा हमको। और सर ये CCRRI क्या है, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, याद है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, रिक्वायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग यूज करना है, यस। और सर डिविडेंड यील्ड, अगर ये कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग है तो ये भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग माना जाएगा। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है तो इसको भी आपको कंपाउंडेड एनुअली लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फॉरवर्ड या फ्यूचर एक ही बात। अब ये कैसे बनेगा, F इज इक्वल S इंटू 1 प्लस नहीं, या तो E चलता, E पावर R माइनस Y टाइम, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। वो वाला थोड़ा मुश्किल था, कौन सा, कंपाउंडेड एनुअली वाला थोड़ा सा गलत हो गया था लिखने में। तो सर 1400 इंटू E कितना है 0.10 माइनस 0.06, और टाइम कितना है 3 मंथ,
3/12 1400 into E 0.1 minus 0.06 into 3/12 0.01। इसका वैल्यू दिया नहीं है, हमको निकालना आता है क्या? यस, 0.01 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ये आ गया 1.01005। तो 1400 इंटू 1.01005, तो आंसर आ गया रुपीस। रुपीस में तो नहीं दिया है, तो सर रुपीस क्यों लिख रहे हो आप? चलो बात सही है। कर लेना कैलकुलेशन, में बता दूं 1414.07 के आसपास आ रहा, आप देख लीजिएगा 1414.07। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन कहां से था? क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल से। चले आगे। ये भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। वैसे तो अब आपको बनाना चाहिए, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। क्या दिया? कंसीडर 3 मंथ मैच्योरिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन, लो भाई, नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है, नॉन डिविडेंड ही पे नहीं कर रहा है, तो चलो वो जो माइनस वाला पार्ट है ना, वो तो हट गया। तो स्टॉक इज अवेलेबल फॉर 200, ये एस हो गया आज का प्राइस, विथ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, लेना कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा। ठीक है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री कितना दे रखा? 10% पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया, एफ इज इक्वल टू एस, ठीक, इंटू ई पावर आर माइनस वाई, तो होगा नहीं, टी। तो सर एफ इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस कितना है? 200। ई रेट कितना है? 0.10 इंटू टाइम कितना? टाइम 3 मंथ, 3/12 200 इंटू ई 0.025 होगा शायद। तो 200 इंटू वैल्यू निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर ये आ गया 1.0253 1.0253 इंटू 200। तो सर ये आ गया 205.06। ठीक है, तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला भी हो गया एग्जांपल। ओहो, अभी तो कुछ खेल बाकी है इसमें। इसके बाद 2 एग्जांपल से और मुझे अच्छे से करवाना होगा। ठीक है, ठीक है, करें 2 एग्जांपल। या कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से सुनोगे तभी काम होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, और चाहो तो कॉपी में लिख लेना, काम आएगा। सपोज स्पॉट प्राइस ₹500, पीरियड 6 months,
रेट ऑफ इंटरेस्ट %12 पर एनम। डिविडेंड एट द एंड ऑफ 6 months ₹11। कैलकुलेट थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। सर ये टाइम पास नहीं हो गया? मतलब सर आप कर क्या रहे हो? ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी आपने ये कर लिया है, पर मैं क्या करवाने जा रहा हूं, बस ठीक से सुनना मेरी बात को। जनरली हम कैसे करते क्वेश्चन? सर इस तरह से करते, F इज इक्वल टू S1 + R। क्योंकि यहाँ डिविडेंड यील्ड शब्द नहीं लिखा है इसलिए हम -D करते, इसमें कोई शक नहीं, ये आपको आता अच्छे से। तो सर 500 12% तो 6 महीने का कितना होगा? 6%। 1.06 माइनस डिविडेंड कितना? 11। सीधा ऐसे कर लो ना सर, ज्यादा अच्छा है। तो सर आंसर आ जाएगा 500 × 1.06 माइनस 11, तो आ गया ₹519। कोई दिक्कत यहां? अब ध्यान से समझना, और एक अल्टरनेटिव है इसको करने का। क्यों जरूरत पड़ रही है? आने वाले एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। अगर आने वाले एग्जाम्पल्स या आने वाले क्वेश्चंस में ऐसी समस्याएं ना होती ना तो बात खत्म हो जाती। एक्चुअली वो भी बात समझ लो जो मैं कहना चाहता हूं। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये है आज, इसको मैं बोल रहा हूं स्पॉट प्राइस, और आज का प्राइस कितना है? 500, ठीक है। डिविडेंड मिलेगा 6 महीने बाद, डिविडेंड और कितना? ₹11। आप अभी क्या कर रहे हो? सर अभी हम इसको पहुंचा रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू। हम 500 इंटू कर देते हैं 1.06, तो ये सर हो जाता है टोटल मिलाकर 500 इंटू 1.06, तो सर ये हो जाता 530, और इसमें से इसको क्या कर देते हैं? लेस, तो सर ये आ जाता 519। यही तो काम कर रहे हो आप, ठीक है। इट मींस ये वैल्यू क्या ऑलरेडी फ्यूचर में है? यस। और ये वैल्यू कब है? प्रेजेंट। तो इसको हम फ्यूचर में ले जाकर ये वैल्यू दोनों अब एक समय का वैल्यू होगा, दोनों को माइनस कर देते हैं। अब सुनो, और एक अल्टरनेटिव तरीका है। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो। ये है 500 और ये है 11 डिविडेंड। कब का? ये 6 मंथ का। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? हम डिविडेंड को यहां ले जाए, इट मींस हम निकाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं बाद में समझ में आएगा। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, इस 11 रुपए का मैं प्रेजेंट वैल्यू, इसको यहां ना ले जाकर इसको यहां ले आऊं, दिक्कत क्या है? और सर कैसे लाओगे? 11 डिवाइडेड बाय 1.05, ठीक है सर। 11 डिवाइडेड बाय 1.05, तो सर ये आ गया 10.476, ठीक है, ठीक है। और डिविडेंड वैसे भी हमको माइनस करना, ऐसे भी माइनस करना। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 500 माइनस 10.476 माइनस करूंगा। 500 माइनस 10.476,
तो बोलो क्या आ गया, 500 माइनस 10.476, तो सर ये आ गया 489.524। ये वैल्यू कब की है सर, ये वैल्यू आज की है, और डिविडेंड 11 था उसका भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। तो सर ये वैल्यू तो आज की हुई ना, हमें तो फ्यूचर की वैल्यू निकालना है। तो चलो ना अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.05, तो 489.524 इंटू 1.05, तो सर ये आ गया टोटल मिलाकर, सॉरी गलत हो गया, 500 माइनस 1.05 नहीं 1.06 होना था, सॉरी मैंने 12% है ना यहाँ 1 पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड जब निकालोगे ना 11 डिवाइडेड बाय 1.06 करोगे, 11 डिवाइडेड बाय 1.06, तो सर ये आ गया 10.377, यहाँ से माइनस होगा 10.377, तो बोलो ये कितना बचेगा, 500 माइनस 10.377, तो सर ये आ गया है 489.623, और इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना तो इंटू 1.06 इंटू 1.06 आंसर आएगा 519। ठीक है, यहां मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ 6% से डिस्काउंटिंग करना है, आप भी को सोचोगे सर 5% किधर से आ गया करके। ठीक है, तो सर क्या आंसर मैच हो गए? आंसर तो मैच होना ही था, टाइम पास हो रहा है। 11 का पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है 6%, और फिर माइनस करने के बाद जो बचा उसको 6, बात तो एक ही है ना यार। हाँ सर, इट मीन्स क्या ऐसे भी किया जा सकता है? यस। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल के भी काम हो सकता है? हाँ सर, पर इसमें क्या तकलीफ है? 99-100% क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, 100%, 99.9, एक आध क्वेश्चन होगा कि हमें ऐसे करना पड़ेगा, हमें डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको फिर फ्यूचर में पहुंचाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है सर, तो बस इसी पे फोकस करना। इसको अच्छे से बता दूं क्या? यस सर, इसको अच्छे से एक बार आप समझा दोगे तो ज्यादा अच्छा। सर हमने लिखा नहीं था, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं ना, आपको डायग्राम के साथ लिख रहा हूं। $500 और 11 डिविडेंड, और ये पीरियड कितना है? 6 मंथ। पहला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ₹11 डिवाइडेड बाय 1.06। तो सर ये आ गया 10.377। अब फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू S माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और इसका डिवाइडेड बाय इनटू 1 प्लस R। स्पॉट प्राइस कितना है? 500 माइनस 10.377 इंटू 1.06। 500 माइनस 10.377 इंटू 1.06, सर ये आ गया ₹519। ठीक है, ये सब तरीके आपको ना याद रखना पड़ेगा। हालांकि मेन यही है, मेन ये है, पर ये भी ऐसा काम आएगा आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, क्या चल रहा है? हम सीख रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो चले, मैं एक एग्जांपल के लिए रुक गया था। ये क्वेश्चन है, पढ़ ले एक बार। यस, सपोज दैट, पढ़े क्वेश्चन को। Suppose that there is a future contract on share presently trading at ₹1000। मतलब सर स्पॉट प्राइस दिया हुआ है कितना?
1000। ठीक, लाइफ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 90 days। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनी विल पे डिविडेंड ऑफ रुपीज। ये देखो काम की चीज, बोले 7 रुपए 50 पैसे पे होगा 30 days में। दिख रहा आपको? 30 days में कितना पे होने वाला है? 7 रुपए 50 पैसे। 60 days के एंड में 8 रुपए 50 पैसे और 9 रुपए 90 days में। समस्या सुनना ध्यान से, यहां ये है 30 days और ये है 60 days और ये है, यहां डिविडेंड कितना है? 7 रुपए 50 पैसे। यहां डिविडेंड कितना है? 8 रुपए 50 पैसे और यहां डिविडेंड कितना है? 9 रुपए। ठीक है, और साथ में यहां का स्पॉट प्राइस कितना दिया? स्पॉट प्राइस सर, स्पॉट प्राइस दिया 1000 रुपए। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो हम कैसे कर सकते थे क्वेश्चन को? सुनना ध्यान से। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे, बीच का डिविडेंड नहीं था, सीधा लास्ट में 9 रुपए मिलता था। तो इसी को 1000 को सीधा हम यहां पहुंचा देते थे यहां, और ये वाला 9 रुपए माइनस कर देते थे। पर समस्या क्या है, यहां तो यहां भी डिविडेंड है, यहां भी डिविडेंड है। तो अब मैं एक बात बताऊं, करना क्या पड़ेगा? अगर मैं कहूं मुझे इसको यहां पहुंचाना पड़ेगा और इसको भी यहां पहुंचाना पड़ेगा, और फिर यह जाएगा डिविडेंड, और फिर इसको भी यहां पहुंचाना पड़ेगा, और फिर इसमें से यहां जो शेयर का प्राइस आएगा उसमें से ये सारा की सारा डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या? इट मींस क्या, मैं सभी का फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं, सभी का फ्यूचर। दूसरा तरीका है सर, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और यहां जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो 1000 में से माइनस कर दो, और फिर जो बचेगा उसका सीधा की सीधा एक ही बार फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू का डेटा दे रखा है कि फ्यूचर वैल्यू का डेटा दे रखा है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे तो ज्यादा अच्छा क्या है मालूम है, हर एक का अलग अलग फ्यूचर वैल्यू निकालने की अपेक्षा सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, माइनस करो और सीधा। ये सब ये जरूरी कब हो जाता है करना? जब 2-3 प्राइस दिया रहता है, 2-3 डिविडेंड दिया हुआ है, तब की बात है। देख लेते हैं। Assume that the compounded continuously risk free rate interest CCRR कितना दे रखा? 12% per annum। You are required to find out। 12% है, तो ये तो एक माह का यहाँ कितना परसेंट आएगा? 1%। यहाँ कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 2%। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो 1%, और यहाँ 2%, और यहां से अगर डिस्काउंटिंग करना है तो 3%। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना, अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना तो यहां जो डिविडेंड मिलेगा उसको 1-2 ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा दे रखा है। आपको सबसे पहले निकालना फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिट। मतलब क्या बोल रहा है सर, ये बताओ। ये इफ नो आर्बिट्रेज मतलब भाई वो कह रहा है, मेरी बात समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आप जो निकालते हो थ्योरेटिकल एफ, मान लो आ गया 512, मन से बोल रहा हूं 512, और जो एक्चुअल एफ निकाल रहे हो, एक्चुअल एफ अगर वो कुछ और रहा, 540 रहा, तो आर्बिट्रेज हो जाएगा। वो आर्बिट्रेज मैं आगे समझाऊंगा। सर कैसे होगा आर्बिट्रेज? वो मैं समझाऊंगा ना कैसे आर्बिट्रेज होगा। ठीक है, अच्छा सर। और सर अगर ये 510 रहा तो भी आर्बिट्रेज हो जाएगा, तो भी आर्बिट्रेज। यही तो मैं समझाने वाला हूं, अब आगे यही समझाने वाला हूं। बड़ा मस्त है, इतना मजा आएगा आर्बिट्रेज में। सर अगर ये मतलब ये 512 रहा तब आर्बिट्रेज नहीं होगा। इट मींस कि जो थियोरेटिकल प्राइस है अगर वो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस के बराबर होगा तो आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। तो वही यही कह रहा है कि आप थियोरेटिकल प्राइस निकालिए भाई, और प्राइस ऐसे निकालिए नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। मतलब आपको थियोरेटिकल और एक्चुअल फेयर वैल्यू निकालना, बस बात खत्म। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बोला वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी, तो मैं समझा दूंगा पॉइंट नंबर 2 का दिक्कत। अब देखो क्या दिया है, गिवन
1% का माइनस दिया, माइनस माइनस का मतलब समझते हो सर? माइनस का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फैक्टर। हाँ मैंने कहा समझाया, बीएसएम में समझाया। मतलब सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है, यस। वैसे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या होता है? 1.10। यहां माइनस में दे रखा, मतलब सर 0.909 होता, पर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग है इसलिए 0.9905 दिया। मतलब सर इसको अगर हम 0.9905 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां का वैल्यू हो जाएगा, यस। ऐसे ही -0.02 का कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर दे रखा प्रेजेंट वैल्यू वाला 0.9802। मतलब सर इसको अगर हम 0.9802 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ का वैल्यू हो जाएगा? जी हाँ, जी हाँ। और सर ये भी दे रखा, ये -0.03 दे रखा, मतलब वही है। इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जाएगा। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन बना ही इसलिए है कि आपको डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना। मतलब हमें चाहिए E1.03, वो भी दे रखा उसने E0.03 माइनस नहीं दिया, मतलब अब बोले अब फ्यूचर वैल्यू निकालो, तो उसके लिए भी फैक्टर दे रखा। सर इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमें पहले डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए, बिल्कुल सही, और उसके बाद सीधा फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहिए। अल्टरनेटिव में ऐसे भी जा सकता था पर उसका डेटा नहीं दिया है, तो करेंगे हम। ठीक है सर, तो अगले पेज में करते, यहां जगह नहीं, पहला काम करते, और पहला मांगा फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर। फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर सबसे पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहली बार डिविडेंड कितना मिल रहा 33 में? 7.50 इंटू दिस 9905। 9905 प्लस दूसरी बार डिविडेंड कितना मिल रहा है सर? दूसरी बार डिविडेंड कितना मिल रहा है? 8.50 इंटू 9802। 9802 प्लस 9 रुपए इंटू 97045। 97045 बस। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल लेते। 7.50 इंटू 0.9905 एम प्लस 8.50 इंटू 0.9802 एम प्लस 9 इंटू 0.97045 एम प्लस एमआरसी। तो सर ये आ गया ₹24.49। ठीक है, अब क्या निकाल लेते? एफ सर एफ इज इक्वल टू एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ई पावर आरटी। यही तो मतलब है। एस मतलब कितना? एस का प्राइस देखो 1000, तो सर 1000 माइनस 24.49। ई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। 3/12, 3/12 नहीं 9/12। 3/12 ही तो होगा, 90 दिन का 3/12।
तो 1000 माइनस 24.49, तो सर ये आ गया 975.51 इंटू ई 0.03, इसका वैल्यू दिया हुआ है 975.51 इंटू वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.03045, 1.03045, 975.51 इंटू 1.03045, सर ये आ गया 1005.21। ठीक, ये क्या आया? ये आया फेयर वैल्यू फ्यूचर। और क्या मांगा? पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी। कॉस्ट टू कैरी, अगर मेरी बात समझना ठीक से, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हुआ स्पॉट वैल्यू प्लस कॉस्ट टू कैरी। सर ये क्या? मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी स्टॉक को कैरी करता हूं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा? सर इंटरेस्ट। हालांकि अगर डिविडेंड मिला तो उसको माइनस करने के बाद जो है वही हमारा मतलब वो हमारा फायदा है, तो उसको चलो माइनस कर देते, तो भी इंटरेस्ट ही तो मेरा कॉस्ट टू कैरी है। वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि बताइए वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी क्या होगा। कॉस्ट टू कैरी आराम से, कॉस्ट टू कैरी का मतलब इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। एक्चुअल में कॉस्ट टू कैरी का मतलब इंटरेस्ट ही होता है, पर डिविडेंड एक टाइप का फायदा हो गया तो इसलिए उसको हमने माइनस कर दिया, तो वो है एक्चुअल में नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलना चाहिए इसको, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। पर ठीक है, एस हमको मालूम है क्या, एफ हमको मालूम है, एफ हमने ये वाला ले लिया, लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा निकाल रहे हैं हम? 2 लिखूं क्या सर? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू कैरी। एफ इज इक्वल टू एस प्लस कॉस्ट टू कैरी। एफ निकाला है 1005.21 इज इक्वल टू एस कितना है 1000 प्लस एक्स कॉस्ट टू कैरी। सर मतलब सीधा बोलो ना, डिफरेंस कॉस्ट टू कैरी इज इक्वल टू 5.21। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और है, और ये भी आपके स्टडी मटेरियल का एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कौन सा? 23। ये ज्यादा इजी है। देखो, कंसीडर 4 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडर, याद रखना 4 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। लाइन ड्रॉ कर लो। ये है 0, और 4 मंथ। शेयर कितना है? बोले 500 शेयर्स। ठीक है, बाद में देख लेंगे 500 शेयर्स लिखा। हर एक शेयर का प्राइस कितना है? 75। तो यहाँ स्पॉट प्राइस हो गया 75। डिविडेंड 2 रुपए 50 पैसे। कब? लास्ट में क्या? नहीं, ये मिलेगा आपको 3 मंथ। ये एक समस्या है। डिविडेंड साहब यहां है, ये 3 मंथ्स, और डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है ₹2.50। और कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का कितना दे रखा? 10%। बताइए वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में हम इंटू 500 कर देंगे। वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है, तो बाद में हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ। सवाल ये है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आए कि इसको सीधा 1 महीने बढ़ा दे। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। सर कैसे करना चाहते हैं?
ऐसे ही कर लेते। अगर बीच में कोई चीज है ना यार, एक ही हम रूल्स मांगते, अगर लास्ट का है तो सीधा माइनस, पर बीच में है तो उसको हम यहां लेकर आते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और फिर माइनस करने के बाद फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। पहला काम करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ₹2.50 डिवाइडेड बाय ई 0.10 इंटू 3 महीने 3/12, तो ₹2.50 इंटू ई 0.025, तो ₹2.50 डिवाइडेड बाय 0.025 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 1.02531, तो 2.50 डिवाइडेड बाय 1.02531, तो सर ये आ गया 2.438। ठीक है, अब सीधा निकालते F इज इक्वल टू S माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ई पावर RT। स्पॉट प्राइस कितना, 75, 2.438 ई 0.10, अब 4 महीने बढ़ाना पड़ेगा 4/12। ठीक है, तो 75 माइनस 2.438, तो सर 72.562 इंटू 0.1 इंटू 4/12, तो ई पावर 0.033, 72.562 इंटू 0.033 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सर इंटू 1.0335, तो 72.562 इंटू 1.0335, तो सर ये आ गया 74.99, लगभग 75 रुपीज ही आ गए। फिर से देख लो, क्या माइनस ही होना ना 75 से, यस 75 माइनस 2.438, 72.562 इंटू 1.0335, कोई बात नहीं 74.99 ले लेते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या मांगा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लिख लेते, 500 से मल्टीप्लाई कर देते। वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 500 इंटू 74.9, 500, ये आ गया ₹37496, अप्रोक्स 497 ले लो। ठीक है, अप्रोक्स चलेगा अपने का, अगर 40,000 भी आता है तो कोई गुनाह नहीं है भाई, सॉरी 37,500 भी आता तो कोई गुनाह। ठीक, तो ये थे एग्जाम्पल किसके, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाता है उसके।
और अब हमको काम की चीजें करनी है और हमको करना आर्बिट्रेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनना ध्यान से, सुनना, पहले सुन लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों की तैयारी मैं ब्रेक से पहले करवा दूं, है ना। ब्रेक से पहले टारगेट क्या है कि कुछ शब्द आ सकते हैं, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। एक होता है स्पॉट प्राइस, ठीक, एक होता है फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर, स्पॉट का मतलब आज का, फ्यूचर का मतलब बाद का। क्या हमेशा, पहला क्वेश्चन, कहां लगने वाला वो बात की बात है, ठीक है, बाद में समझेंगे कि कहां लगने वाला है, क्या लगने वाला है, वो बाद में समझना। अभी बस मैं कुछ शब्द पूछ रहा हूं, मुझे आंसर देना। क्या फ्यूचर प्राइस हमेशा ज्यादा होगा स्पॉट प्राइस से? सोच के बोलना। क्या फ्यूचर प्राइस, चाहे आप थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकाल रहे हो, चाहे एक्चुअल, एक्चुअल भी बहुत ज्यादा कम नहीं होता, स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस हमेशा ही ज्यादा होगा या फिर कम भी हो सकता है? सर वैसे तो 99% केसेस में हमेशा फ्यूचर प्राइस ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन अगर कभी डिविडेंड अमाउंट ज्यादा हो गया, देखो इंटरेस्ट से डिविडेंड माइनस कर, डिविडेंड ज्यादा हो गया तो फिर सर दिक्कत है, और फिर क्या होगा, फिर फ्यूचर प्राइस कम होगा। इट मींस, वैसे हिंदी में लिखवा रहा हूं, वैसे फ्यूचर हमेशा, आपको लिखना नहीं है, लिखना नहीं लिखना, वो बच ज्यादा होगा, वैसे फ्यूचर ज्यादा होगा, पर डिविडेंड अगर ज्यादा है, बट डिविडेंड ज्यादा है इंटरेस्ट से, तो फ्यूचर प्राइस कम हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, ये बात समझे। फ्यूचर इज ऑलवेज, फ्यूचर इज मोर देन स्पॉट प्राइस इन 99% केसेस। एक ही कंडीशन में कभी भी फ्यूचर कम हो सकता है, जब डिविडेंड ज्यादा। यहां तक हमको बात समझ में आती है। तो ना कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, और शब्द क्या यूज किए जाते हैं, अगर फ्यूचर इज मोर देन, फ्यूचर ज्यादा होना ही है, अगर मैं एक डॉट लगाऊं, मैं लिखूं इफ फ्यूचर इज मोर देन स्पॉट, अगर फ्यूचर ज्यादा है किससे, स्पॉट से, इट मीन्स, इसको और ऐसे लिख दूं, फ्यूचर इज मोर देन स्पॉट, फ्यूचर ज्यादा जो कि होना चाहिए। तो ऐसा जो मार्केट है, इसको, ऐसे मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट, कॉन्टेंगो मार्केट। हिंदी में बोलते हैं उसको सीधा बदला, सीधा बदला, सीधा बदला। हिंदी में सीधा बदला बोला जाता, मार्केट में सीधा बदला। सिंपल सी बात है, और होना भी चाहिए। सीधा बदला मतलब यार फ्यूचर ज्यादा है। इट मींस कभी पूछा जाता ना, यार फ्यूचर क्या चल रहा है, स्पॉट क्या चल रहा है, रिलायंस का फ्यूचर क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है स्पॉट से कि कम चल रहा है, तो ये बोल दिया कि सीधा बदला है, या ये बोल दिया कॉन्टेंगो है मार्केट, कॉन्टेंगो, कॉन्टेंगो मतलब यार फ्यूचर ज्यादा है, ठीक है। ये शब्द मुझे, ये इन शब्दों का क्या यूज है, कोई यूज नहीं है, पर ये शब्द आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन में कहीं ये शब्द आ जाएगा, या तो फिर मार्केट में ये शब्द चलते, तो आइडिया तो होना चाहिए। दूसरा, इफ फ्यूचर इज लेस देन स्पॉट, फ्यूचर कम है, वैसे नहीं होना चाहिए, पर फ्यूचर कम है भाई, इस बार ये कम है डिविडेंड की वजह से, तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं बैकवर्डेशन, बैकवर्डेशन। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उल्टा बदला,
बदला होना चाहिए, बदला होना चाहिए, उल्टा बदला, बैकवर्डेशन। ठीक, अच्छा और मैं बता रहा हूं, अगर हम स्पॉट से माइनस करते फ्यूचर को, स्पॉट से फ्यूचर को माइनस करते तो इसको बोलते हैं, इसको भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस। अच्छा सर बेसिस, ठीक है, तो ये शब्द काम आने वाले हैं। अच्छा एक बात पूछूं, बेसिस अगर नेगेटिव है, बेसिस अगर नेगेटिव है तो बोलो मार्केट कॉन्टेंगो होगा कि बैकवर्डेशन होगा? अगर बेसिस नेगेटिव है, बेसिस नेगेटिव है मतलब सर फ्यूचर ज्यादा है। अगर बेसिस नेगेटिव मतलब फ्यूचर ज्यादा, और फ्यूचर तो ज्यादा होना ही चाहिए, तो ऐसा मार्केट कॉन्टेंगो। ठीक, अगर बेसिस पॉजिटिव है, बेसिस पॉजिटिव, स्पॉट ज्यादा है, स्पॉट ज्यादा है, तो भाई ऐसा मार्केट बैकवर्डेशन कहलाएगा। ठीक है, खैर ये ना कहीं कॉपी में लिख लेना, ये चीज आपके बुक में नहीं लिखी हुई है इसलिए मैंने ये करवा दिया है यहाँ एक्स्ट्रा। ठीक है, ब्रेक लेना, पर ब्रेक लेने से पहले मैं फिर से बोल दूं कि अभी ब्रेक से पहले हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है सर, अभी ब्रेक को तो टाइम है, हाँ पर मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट करवाना है ना, वो ब्रेक के बात करें तो ज्यादा अच्छा। क्या क्या पढ़ा सुनते हैं। एक तो पढ़ा साहब सबसे इंपॉर्टेंट थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस प्लस अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट बचेगा, इंटरेस्ट से उठ माइनस डिविडेंड फॉरगॉन, डिविडेंड का सैक्रिफाइस हो जाएगा। या फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा S1+R-D। दूसरी बात, डिविडेंड रेट दिया है तो फेस वैल्यू पे, डिविडेंड यील्ड दिया है तो मार्केट प्राइस पे, स्पॉट प्राइस पे, और यील्ड को हमको पीरियोडिकल करना होता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस एक्चुअल ज्यादा है हम जो निकाल रहे हैं उससे, तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है, फ्यूचर इज अंडर प्राइस्ड। और हमारे हिसाब से एक्चुअल फ्यूचर प्राइस बराबर होना चाहिए हम जो निकाल रहे हैं उसके, नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा, और वही आर्बिट्रेज मैं आपको समझाने वाला हूं ब्रेक के बाद। ठीक है, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, और बेहतरीन वो शायद आपका टाइम 1.5 घंटा से ज्यादा खींचा जाए, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ डिस्कशन करना है, आराम से धीरे धीरे बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, ब्रेक ले लेते हैं।